कि रोने को तो कोई भी रो सकता है बाद में, लेकिन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। एग्जाम की तैयारी में शुरू में वोटर अधिकार यात्रा निकला, दोनों साथ दिखे, लेकिन उसके बाद से मतभेद दिखे। अपने अंदर झांकना नहीं है। सबने अनाउंस कर दिया, आपका मैनिफेस्टो आ गया, तब तक आप लोग तैयार नहीं थे कि क्या करना है नहीं करना है। जय हिंद दोस्तों, एच समाचार हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो आज की डिबेट होने वाली है रिटायर्ड जज और रिटायर्ड ऑफिसर ने इस पर मोहर लगा दी है कि वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस प्रवक्ता कैसे बौखला गए, आज की डिबेट में हम यही देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। चालू करो बे। चाहते कि देश की सुरक्षा से अपनी जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता है जो हमारी, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज हो। हम सभी ये चाहते हैं कि जो हमारी सुरक्षा है वो पूर्ण रूप से देश की सॉवरेंटी सिक्योरिटी बनी रहे। सही पकड़े हैं। ये हमारा बेसिक एम है, बेसिक उद्देश्य यही है, मूल उद्देश्य यही है। और हम लोग उन सब प्रशासनिक अनुभवी पदाधिकारी है, सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी जी संस्थाओं को अटैक कर रहे हैं, जिस तरह से वो जेन जी को भड़का रहे हैं, मतलब अगर आज वो अपनी ननिहाल में होते, ननिहाल में अगर राजनीति कर रहे होते तो यहाँ बैठे सब लोग, चाहे उनके पक्ष में या विपक्ष में, ये मतलब आराम से समझ सकते हैं उनके साथ क्या हुआ होता वहां। ठीक है, समझ गया। क्योंकि ये भारतवर्ष है, यहाँ सब कुछ चलता है, कुछ भी चलता है। हम लोग टॉलरेंस के नाम पे और को एग्जिस्टेंस के नाम पे या वसुधैव कुटुंबकम के नाम पे कोई भी हिंसा, कोई भी गलत चीज हमेशा बर्दाश्त करने को तैयार रहते हैं। और इस भारतीय मानसिकता ने इस तरह की विरोधों को, जो कि अनाप शनाप विचार हैं, अनाप शनाप भाषा में कहे गए हैं, और एक बहुत ही निम्न मानसिकता की भाषा, इसे आप कोई सभ्य भाषा नहीं कह सकती। हम बम फोड़ने चले हैं, हम ये करने चले हैं, हम जेनजी को भड़का रहे हैं। अरे भाई, अगर आप तो शायद अभी जेनजी तक भी नहीं पहुंचे मानसिक रूप से, मानसिक आयु भी तो होती है ना एक इंसान की, जेनजी तक तो पहुंचिए पहले मानसिक रूप से। सवाल ये है कि राजनीतिक हताशा, हारे आप और जिम्मेदार संस्थाएं हो जाती हैं, और ये तो आपका पूरा एक कल्चर हो गया है। जहां जहां आप जीतते हैं वहां पर कुछ नहीं होता है, बाद में इक्का दुक्का बातें कर दी जाती है कवर अप के लिए। सर, आपके सामने कुछ नंबर्स रखना चाहती हूं मैं अभय जी। बिहार में मतदान 67.13%, आप समझ रहे हैं। इससे पहले 98 लोकसभा में बिहार की जनता 64.60% निकली थी। महिलाओं का मतदान 71.78%। मैं एब्सोल्यूट नंबर्स भी आपको बताऊंगी, ये परसेंटेज घटने बढ़ने से नहीं हुआ है। पुरुषों से 4 लाख ज्यादा महिलाओं का वोट पड़ा है, एब्सोल्यूट नंबर से। 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं इस बार, एब्सोल्यूट नंबर है ये। किसी बूथ पर रीपोलिंग नहीं हुई, कहीं पर कोई हिंसा नहीं हुई, जबकि हमेशा वहां पर बिहार में इतिहास रहा है। मतलब अपने अंदर झांकना नहीं है। सबने अनाउंस कर दिया, आपका मैनिफेस्टो आ गया, तब तक आप लोग तैयार नहीं थे कि क्या करना है नहीं करना है। तेजस्वी यादव का नाम इतने दिन बाद अनाउंस हुआ। एक ऐसी पार्टी का आपने डेप्यूटी सीएम अनाउंस किया, नंबर 2 की पार्टी होते हुए, क्योंकि आप पर यह दबाव था। ऐसे चुनाव लड़ते और 10 पे हम फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं। ये फ्रेंडली फाइट पता नहीं क्या होता है। वोट तो काटिएगा ही ना सर। अब जवाब दीजिए अभय जी, और सबको चोर कहना। अंजना जी, हम सब अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं, और झांक कर देखने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि जनादेश के ऊपर ज्ञानादेश को ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आदेश है असंवैधानिक, उसको ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा होता कि अगर पूर्व डीजीपी इस बात को रेखांकित करती जो हमारी सर्वोच्च अदालत ने कहा। सर्वोच्च अदालत ने 23 मार्च 2023 को अपने फैसले में कहा, उन्होंने कहा एंड आई कोट, अगर चुनाव आयुक्त प्लायबल बना दिया जाएगा तो लोकतंत्र को खतरा होगा। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि सर्वोच्च अदालत चाहता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में तीनों लोग काम करें। अरे कहना क्या चाहते हो? मगर इस सरकार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया। और यह बात 16 जून 1949 को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में कही थी। उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 289 ने बाद में आर्टिकल 324 हुआ, अगर चुनाव आयुक्त कोई मूर्ख और धूर्त बनेगा तो भारत की स्वतंत्रता को खतरा होगा, इसलिए हमको इसको मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अगर हमें खुशी होती, हमने चुनाव आयोग से कहा था कि आप हमें मशीन रीडेबल वोटर
लिस्ट दे दीजिए, हमें सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। हमने गंभीर बात कही। आनंद में हमने एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वोट चोरी पकड़ी कर्नाटक में, सीआईडी ने पकड़ी। 18 पत्र लिखे, उन्होंने कहा ओटीपी ट्रेस दे दीजिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दे दीजिए, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दे दीजिए। 18 पत्रों के बाद नहीं देना चाहते थे क्योंकि ये बचाना चाहते थे। मैं आपको प्रामाणिक रूप से यह बात बताना चाहता हूं कि हमने मधेपुरा में कहा कि चुनाव आयुक्त महोदय 11,000 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, फेक एड्रेस 40,000 हैं, बल्क वोटर्स 10,000 हैं। हमने कहा कि मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 33,000 है, एक का जवाब नहीं देते हैं। और क्या कहते हैं कि हम एफिडेविट फाइल। अरे इतने प्रामाणिक आरोप हमने कर्नाटका में लगाए, हमने हरियाणा में लगाए। इतना बड़ा प्रेजेंटेशन राहुल गांधी जी ने दिया, एक जवाब आपके पास नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कांग्रेस और अभय जी यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी, ये आईना साफ करते रहे। अभी अभय जी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा। महाराष्ट्र में जो आरोप लगाए थे चुनाव को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। मानते हैं ईवीएम को लेकर जो अनेकों बार कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने 41 टाइम्स रिजेक्ट किया। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। मानते हैं अभी जो सुप्रिया श्रीनेत ने बड़े अहंकारी रूप से कहा, 272 ऐसे नागरिक, और कौन? जजेस मतलब संविधान के रक्षक, कौन? आईपीएस आईएएस मतलब संविधान पर चलने वाले लोग, कौन? राजदूत जो भारत की छवि से जुड़े हुए वो लोग, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। तो मैं पूछना चाहता हूं, बिहार में जो आरोप वोट चोरी का कांग्रेस ने लगाया, भाई तारिक अनवर ने बोला ये वोट चोरी नहीं, ये टिकट चोरी, हमारे लोगों ने टिकट बेचे। हरियाणा में जो आरोप लगाया वो सारे तो कैसे ध्वस्त हो गए, परंतु कुमारी सैलजा ने बोला कि हम लोग हुड्डा जी की वजह से आ रहे। तो क्या ये भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में खड़े? ये सुप्रिया श्रीनेत इसका जवाब दे दे। अब आते हैं अगले विषय पर, जो आज का विषय है। अंजना जी, आज 2 बिंदु में उठाना चाहता हूं, और देखिए कितना झूठ बोलते हैं, वो उसी से सामने आएगा। यही सुप्रिया श्रीनेत जिसकी आपने बाइट चलाई, इनका एक तर्क है, लॉजिक है। ट्वीट करके कहा कि ईवीएम, अभी बहुत दिनों बाद ईवीएम वापस आई है, वैसे अंजना नोट करना, 122 की सेटिंग हुई। इनका आधार क्या है कि सम्राट चौधरी, नीरज सिंह, विजय कुमार सिन्हा और वीरेंद्र कुमार जी, हमारे 4 जो लोग जीते एनडीए से, उनका जो जीतने का आंकड़ा था वो 1,22,000 समथिंग था। तो ये उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये है कि ईवीएम में 122 वाला जुगाड़ किया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैंने बोला चलिए तेलंगाना चेक करते हैं। तेलंगाना में 7 सीट है जहां पर कांग्रेस को 87,000 समथिंग मिला। कर्नाटका में 6 सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी को 77,000 समथिंग मिला। पंजाब में 8 सीट है जहां पर जीतने वाले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 53,000 समथिंग मिला। हिमाचल प्रदेश में 10 सीट है जहां पर कांग्रेस के विनिंग प्रत्याशी को 28,000 समथिंग मिला। मतलब कि केवल आकर आरोप निराधार लगाना है, कोई प्रमाण नहीं देना। अब दूसरे वाले पे आते, क्योंकि कंचना जी बहुत दिनों के बाद आई है, वो चुनाव के नतीजे वाले दिन पर नहीं दिखी। फिर रोहिणी जी ने जिस प्रकार से बातें रखी, तो महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाले वो रोहिणी जी के लिए भी कुछ नहीं बोल पाए। रमीश की मजबूरी थी तो रमीश को बचाते रहे, पर कोई नहीं। आज जगदानंद सिंह ने एक आरोप लगाया है। जगदानंद सिंह ने बोला कि ईवीएम में, अंजना नोट करना, 25,000 वोट प्रीलोड होते। अब अंजना जी, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, एक ईवीएम में औसतन 3,000 से 4,000 वोट से ज्यादा पड़ते नहीं, क्योंकि वो ईवीएम एक बूथ की होती है। ईवीएम जब खुलता है तब वहां पे कांग्रेस का या जो भी प्रत्याशी, ऑपोजिशन का, पक्ष का, विपक्ष का, सब बैठे होते, साइन करते कि इसमें कोई वोट नहीं है। जब वोट खत्म होते तो फॉर्म 17C पर साइन करते, और ईवीएम रैंडमाइज होकर डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब कि किसी अधिकारी को यह नहीं पता कि ए ईवीएम कौन सी जगह पे जाएगी, बी ईवीएम कौन सी जगह पे जाएगी। बात तो सही है अब मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं, कंचना जी बहुत इधर उधर जाएंगी, अभय जी बहुत इधर उधर जाएंगे, मैंने उनको आरजेडी के लगाए गए आरोप पर मुझे जवाब चाहिए कि कहां से ये 25,000 वोट लोड हुए। ये वही वाले आरोप है जो 25,000। आनंद की भी बात हुई, सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की 12 बजे राहुल जी ने कि आनंद में 6,000 वोट डिलीट, और शाम को 6 बजे मैं अंजना जी के शो पे आया तो यू टर्न करते हुए बोला अटेम्प्ट टू डिलीट था। और पता चला कि उस समय पर बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने एक उसमें सीआईडी का केस करवाया था और इलेक्शन कमीशन केस करने वाला था। तो मुझे लगता है कि निराधार आरोप लगाना, उनसे पूछ लीजिए ईवीएम सही है या ईवीएम गलत है। कि रोने को तो कोई भी रो सकता है बाद में, लेकिन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। एग्जाम की तैयारी में शुरू में वोटर अधिकार यात्रा निकला, दोनों साथ दिखे, लेकिन उसके बाद से मतभेद दिखे। चलो भाई देखो अपने क्या। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि आपने कितना वोट जुड़े, कितना वोट घटे, ये सब बातें तो कर लीजिए। जहां तक बात यहाँ पर संस्था की हो रही है, संस्थाओं पर चोट कर रहे हैं राहुल गांधी जी और अपोजिशन,
तो मुझे पूरी तरह से याद है कि 2018 में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस बाहर आए थे, अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कभी किसी जजेस ने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था और उस आरोप भी लगाया कि सरकार के को लेकर ये लोग पक्षपाती है, साथ में लेकर चलते हैं, इंटरफेरेंस होता है अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। दीदी वाह दीदी। जजेस निकले थे तब तो संस्थाओं पर कोई हमला नहीं हो रहा था क्योंकि जजेस कर रहे थे। आज पहले तो लगा कि मुझे कौन है ये लोग जिन्होंने लेटर लिखा है, लेकिन सुनने के बाद शायद आपके ऑडियंस को भी, सबको, हम सबको क्लियर हो गया कि आखिर में इन्होंने कहा, इन्होंने क्यों लिखा है वो लेटर। और जब ममता बनर्जी जी का आपने ट्वीट पढ़ लीजिए, वो बताती है कि 28 BLO जो है वो आत्महत्या कर लिए, उनका डेथ हो गया प्रेशर में। तो मुझे लगता है ये जो जितने भी लोग हैं ना, जो भी राहुल गांधी जी पर लेटर लिख रहे हैं, इनको एक काम करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि इनको BLO बनाकर भेज दे ग्राउंड पर। उसे ना हो पाएगा। BLO बनाकर इनको उसी पेमेंट के आधार पर दिन रात 2 महीने के अंदर काम करवाए, तब इनको समझ में आएगा कि SIR आखिर में हो क्यों रहा है और क्यों करवाया जा रहा है और कैसे करवाया जा रहा है। चिट्ठी लिख देना बैठकर बहुत आसान काम है। और ऐसे ही आपको याद है कि जब CA/NRC हो रहा था तो IAS ऑफिसर ने, IPS ऑफिसर ने रिजाइन मार दिया था। 2015 में छत्तीसगढ़ में मोदी जी को एक IAS ऑफिसर चश्मा पहन के चला जाता है उनको रिसीव करने, उसको समन कर लिया जाता है। ठीक है समझिए। कितना इस देश में अधिकारियों की इज्जत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो सब देख रहे हैं। समस्या ये है कि एक बस ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को बचाने की योजना चल रही है। अरे इनके लेटर लिख देने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं कि आप ही मानिए ना, अभी अनुप्रिया जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ था और कई सारे स्कीम चल रहे थे जो नीतीश कुमार जी के सारे MCC की वजह से होल्ड कर दिए गए थे। मैं नहीं मानता। आखिर में ऐसा क्यों हुआ कि 10,000 रुपए को होल्ड नहीं किया गया और फर्स्ट फेज के पहले और सेकंड फेज के पहले पैसे अकाउंट में भेजे गए? क्या किसी अधिकारी ने, रिटायर्ड अधिकारी ने या किसी भी ऑफिसर ने लिखा इसके खिलाफ कि ऐसा नहीं होना चाहिए? और सेम अगर वेस्ट बंगाल में ममता जी की गवर्नमेंट है, अगर वो 10,000 रुपए, 15,000 रुपए महिलाओं के खाते में और पुरुषों के खाते में बांटने लगे, तो क्या ये लोग फिर लेटर नहीं लिखेंगे ममता जी के खिलाफ? कंचना जी, मतलब आपने अपने आप को क्लीन चिट दे दिया। सारी गलती किसी और की है, चुनाव आप हारे, गलती किसी और की। पर सब बात कर रहे हैं, क्या किसी के भी फोटो पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वोटर ID कार्ड हम लोग को देती है, किसी के भी तस्वीर पर ब्राजीलियन मॉडल का फोटो मिला आपको? नहीं मिला होगा, क्योंकि हम रियल लोग हैं। हमारे पे ब्राजीलियन मॉडल का, US मॉडल का, कहीं के मॉडल का फोटो नहीं लग सकता।